आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भौतिक विज्ञान के एक ऐसे पहलू पर गोता लगाने वाले हैं जो सचमुच मतलब जो हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, और हमारे पास जो रिसर्च और विस्तृत नोट्स हैं ना आज, वो किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के उस बहुत ही दिलचस्प विज्ञान को उजागर करते हैं। बिल्कुल। जिसे हम हर दिन जीते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर गहराई से विचार करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये है कि प्रकाश के व्यवहार, उसके मुड़ने की कला, सतहों से टकराकर उसके लौटने की प्रक्रिया, इन सब को बहुत ही विस्तार से समझा जाए। और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। हाँ, एकदम सरल भाषा में। श्रोताओं को ये महसूस होना चाहिए कि विज्ञान की ये जटिल बातें असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं। अक्सर जब प्रकाश की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में उसकी वो अकल्पनीय गति आती है, लगभग 2.99792458 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हाँ, ये गति इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ये एक अद्भुत ब्रह्मांडीय गति है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये प्रकाश किस रूप में यात्रा करता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, प्रकाश के स्वरूप को समझना विज्ञान के सबसे पुराने सवालों में से एक रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आधुनिक भौतिकी हमें बताती है कि प्रकाश मूल रूप से एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तरंग मतलब लहर की तरह? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में जो वस्तुएं हैं, जैसे कि इमारतें हो गईं, गाड़ियां, दरवाजे या यहाँ तक कि सुई की नोक भी, इन सब का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की तुलना में बहुत विशाल होता है। अच्छा, तो प्रकाश की लहरें इतनी छोटी होती हैं कि वो इन बड़ी चीजों के सामने छिप जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी सूक्ष्म होती है कि इन बड़ी वस्तुओं से टकराते समय उसका वो तरंग वाला व्यवहार लगभग छिप सा जाता है। इसीलिए अपने व्यवहारिक जीवन और इंजीनियरिंग के स्तर पर हम बहुत ही आसानी से ये मान सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण है, यानी एक रे। हाँ, एक रे। और ये मान्यता कोई समझौता नहीं है, बल्कि ये एक बेहद शक्तिशाली टूल है। जब हम प्रकाश को एक सीधी रेखा मान लेते हैं तो हम इसके रास्तों को ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के जरिए आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और जब ऐसी कई किरणें एक साथ चलती हैं तो वे मिलकर प्रकाश का एक पुंज या बीम बनाती हैं, जिसे हम लेजर या टॉर्च की रोशनी के रूप में देखते हैं। ये नजरिया अपने आप में बहुत सशक्त है। प्रकाश को एक ज्यामितीय रेखा मानने से ही तो हम उन सभी जटिल उपकरणों को बना पाए हैं जो आज हमारी दुनिया चला रहे हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में जब हम प्रकाश को नियंत्रित करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे बुनियादी उपकरण जो सामने आता है वो है दर्पण, यानी मिरर। हाँ, और जब भी ऑप्टिक्स में दर्पणों का जिक्र होता है तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात जरूर आती है। नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बहुत भारी लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सरल है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसे किसी गणितीय बोझ की तरह देखने के बजाय हमें इसे बस एक सामान्य ग्राफ की तरह देखना चाहिए, जैसे हम स्कूल में एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे। एकदम वही चीज है। मतलब जो दूरियां प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जाती हैं वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं और विपरीत दिशा वाली ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। बस इतनी सी बात है। और इसी एक मानकीकरण की वजह से आज दुनिया भर के इंजीनियर एक ही पेज पर हैं। वो सटीक लेंस और दर्पण डिजाइन कर पाते हैं। और इस मानकीकरण का असली जादू तब दिखता है जब हम गोलीय दर्पणों यानी स्फेरिकल मिरर्स पर आते हैं। बिल्कुल। जब हम समतल दर्पण से आगे बढ़कर अवतल और उत्तल यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स दर्पणों की दुनिया में कदम रखते हैं तो हम प्रकाश को केवल रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम उसे फोकस करना सीख जाते हैं। और ये फोकस करना दर्पण के घुमाव पर निर्भर करता है ना? हाँ, दर्पण की वक्रता यानी उसके घुमाव का सीधा संबंध उसकी फोकस दूरी से होता है। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, वो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R की ठीक आधी होती है। मतलब f बराबर R/2। सही कहा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंजीनियर को यह तय करना है कि प्रकाश को कितनी दूर फोकस करना है तो उसे बस दर्पण के घुमाव को उसी अनुपात में ढालना होगा। ये तो ज्यामिति और भौतिकी का बहुत ही खूबसूरत तालमेल है।
और इसी तालमेल से वो मशहूर दर्पण समीकरण निकल कर आता है 1/v + 1/u = 1/f। बिल्कुल। लेकिन मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हमें इस गणित में उलझने की जरूरत नहीं है। इसका सरल मतलब बस इतना है कि वस्तु की दूरी यानी u और दर्पण का फोकस यानी f, ये दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी v कहाँ होगा। और ये जो प्रतिबिंब या इमेज बनती है ये भी दो तरह की होती है, वास्तविक और आभासी, यानी रियल और वर्चुअल। इन दोनों में असल फर्क क्या है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वो है जहां प्रकाश की किरणें सचमुच अंतरिक्ष के किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अगर आप इस बिंदु पर कोई पर्दा रख दें तो आपको तस्वीर साक्षात वहां नजर आएगी, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। अच्छा, और आभासी? आभासी प्रतिबिंब एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसमें किरणें दर्पण से टकराकर फैल जाती हैं, लेकिन जब हमारी आंखें उन्हें देखती हैं तो हमारा दिमाग उन किरणों को पीछे की तरफ ट्रेस करता है। दिमाग को लगता है कि किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही हैं। ओ, जैसे हम रोज सुबह आईने में खुद को देखते हैं। एकदम सही। दर्पण के पीछे भौतिक रूप से कुछ नहीं है, लेकिन प्रकाश की ज्यामिति हमारे दिमाग को यकीन दिला देती है कि वहां एक पूरी दुनिया मौजूद है। कमाल है। अच्छा, प्रकाश का दर्पण से टकराकर ये जो खेल है, ये तो केवल एक हिस्सा हुआ। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजरता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो एक अलग ही रूप दिखाता है। हाँ, जिसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है और इसी वजह से उसका रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी मुड़ाव को स्नेल का नियम बहुत बारीकी से समझाता है। बिल्कुल, प्रकाश अभिलंब की तरफ या उससे दूर मुड़ता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम कितना सघन है। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है। क्या हो अगर हम प्रकाश को एक सघन माध्यम जैसे पानी या कांच के अंदर से बाहर हवा की तरफ भेजें और उस टकराने वाले कोण को लगातार बढ़ाते जाएं? तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां प्रकाश इतना मुड़ जाएगा कि वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसी को तो पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं ना? हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। ये सच में प्रकृति का एक मास्टरपीस है। जब आप कोण बढ़ाते हैं तो एक क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल आता है। और अगर प्रकाश इस कोण से भी बड़े कोण पर सतह से टकराए तो वो पारदर्शी सतह अचानक एक अचूक दर्पण में बदल जाती है। प्रकाश बाहर निकलने के बजाय 100% उसी माध्यम में वापस लौट आता है। सामान्य दर्पणों में कुछ न कुछ ऊर्जा सोख ली जाती है, लेकिन TIR में ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। मतलब प्रकाश पूरी तरह से अंदर ही कैद हो जाता है। बिल्कुल। ये तो हमारे लिए प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है। हाँ, इसका सबसे शानदार उदाहरण तो हीरा है ना? हाँ, हीरे की चमक पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर निर्भर है। मैंने पढ़ा था कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो बहुत ज्यादा है। और इसी ज्यादा अपवर्तनांक की वजह से हीरे का वो क्रांतिक कोण बेहद कम रह जाता है, मात्र 24.41 डिग्री। तो जब प्रकाश हीरे के अंदर जाता है तो उसे बाहर निकलने के लिए इस छोटे से कोण से कम पर टकराना पड़ता है, जो कि मुश्किल है। सही कहा। और हीरे को तराशने वाली कारीगर इसी विज्ञान का फायदा उठाते हैं। वो उसे ऐसे काटते हैं कि प्रकाश अंदर ही बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शिकार होता रहे। और जब वो आखिरकार बाहर निकलता है तो वो एक शानदार जगमगाहट बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन हीरे की चमक तो बस एक प्राकृतिक रूप है। आज की पूरी डिजिटल दुनिया इसी TIR पर टिकी है। आप प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक ऑप्टिकल फाइबर बाल जितना पतला कांच का तार होता है। इसके बीच के हिस्से को कोर कहते हैं और बाहर को आच्छद या क्लैडिंग। और कोर का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा रखा जाता है ताकि प्रकाश अंदर कैद रहे। एकदम सही। जब कोई डेटा, जैसे हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो लेजर लाइट के रूप में अंदर भेजा जाता है, तो वो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकराकर बिना रुके हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। महासागरों के नीचे इन्हीं फाइबर्स का जाल बिछाया। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, मेडिकल फील्ड में भी तो इसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मतलब पहले शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच के लिए सर्जरी करनी पड़ती थी। जी हाँ। लेकिन अब एंडोस्कोपी आ गई है। डॉक्टर्स फाइबर्स से बने एक लाइट पाइप को शरीर के अंदर भेजते हैं। एक फाइबर अंदर रोशनी करता है और दूसरा उसी TIR के जरिए अंदर की स्पष्ट तस्वीर बाहर स्क्रीन पर ले आता है। करेक्ट।
सोचिए, प्रकाश का मुड़ना इंसान की जान बचा रहा है। जी हाँ। यहाँ तक कि हमारे घरों में जो सजावटी लैंप्स होते हैं, जिनमें पतले तारों के सिरों पर रोशनी जगमगाती है, वहां भी यही भौतिकी है। हाँ, वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। अच्छा, प्रकाश को फाइबर के अंदर कैद करना एक बात है, लेकिन जब हमें प्रकाश को किसी पारदर्शी चीज के आर पार गुजार कर सटीकता से मोड़ना होता है, तब हमें लेंस की जरूरत पड़ती और है। दर्पण से लेंस का सफर ऑप्टिक्स को एक नए स्तर पर ले जाता है। लेंस मेकर सूत्र हमें यही सिखाता है कि कांच की सतहों को कैसे आकार दिया जाए कि प्रकाश बिल्कुल वही फोकस हो जहां हम चाहते हैं। और यहीं पर बात आती है लेंस की क्षमता या उसकी पावर की, जो डायोप्टर में नापी जाती है, कैपिटल डी। हाँ, एक मजबूत लेंस प्रकाश को बहुत तेजी से मोड़ता है, मतलब उसकी फोकस दूरी बहुत कम होगी। तो क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के उल्टे हुए, यानी P बराबर 1/f। सही कहा। अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें, जो हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जब हम आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो +2.5 डायोप्टर का चश्मा देता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है, जो प्रकाश को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित कर रहा है। धनात्मक चिन्ह उत्तल लेंस को दर्शाता है। और अगर नंबर -4.0 डायोप्टर हो तो वो अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और वो प्रकाश को फैला रहा है। तो जो चश्मा हम सिर्फ साफ देखने के लिए पहनते हैं, वो असल में हमारी आंखों के दोष को सुधारने के लिए प्रकाश की ज्योमेट्री को हमारे रेटिना के अनुकूल बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक अकेला लेंस चश्मे के लिए तो ठीक है, पर जब हमें बहुत सूक्ष्म या बहुत दूर की चीजें देखनी होती हैं, तो एक लेंस काफी नहीं होता। क्यों? एक लेंस में क्या परेशानी है? एक अकेले लेंस में तस्वीर के किनारों पर रंग बिखरने लगते हैं, जिसे हम क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं। स्पष्टता कम हो जाती है। इसीलिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में कई लेंसों को एक साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, ताकि एक लेंस बड़ा करे और दूसरा कमियों को दूर करे। हाँ, और आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाए। समझ गई। अब ब्रह्मांड को देखने की बात करें तो पहले सूक्ष्म दुनिया की तरफ चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी तो बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। हाँ, जो चीजों को थोड़ा बड़ा कर देता है। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो अलग ही स्तर का है। मैंने पढ़ा इसमें 2 लेंस होते हैं। बिल्कुल, एक अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो वस्तु के पास होता है और पहला बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा नेत्रिका यानी आईपीस, जो उस पहले प्रतिबिंब को और भी कई गुना बड़ा कर देता है। हाँ, इससे एक सूक्ष्म कोशिका भी इतनी बड़ी दिखने लगती है कि हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। कमाल है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सूक्ष्म चीजों के लिए तो हमने लेंस को वस्तु के एकदम पास रख दिया, लेकिन उन विशाल आकाशगंगाओं और तारों का क्या, जो हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं? उनके पास तो हम लेंस लेकर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूरदर्शक या टेलीस्कोप की जरूरत महसूस हुई। शुरू में वैज्ञानिकों ने अपवर्ती दूरदर्शक यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाए, जिनमें प्रकाश इकट्ठा करने के लिए विशालकाय लेंस का इस्तेमाल होता था। सुनने में तो अच्छा लगता है कि बड़ा लेंस मतलब ज्यादा रोशनी। सिद्धांत रूप में तो अच्छा था, लेकिन असल जिंदगी में ये एक दुस्वप्न था। वो कैसे? देखिए, कांच का बड़ा लेंस बेहद भारी हो जाता है और आप लेंस को सिर्फ किनारों से ही सहारा दे सकते हैं, क्योंकि बीच से तो प्रकाश गुजरेगा ना। हाँ, पीछे कुछ लगा दिया तो रोशनी कैसे आएगी? और इसी वजह से लेंस का बीच का हिस्सा अपने ही विशाल वजन के कारण नीचे की तरफ लटकने या मुड़ने लगता था। और वो रंगों के बिखरने वाली समस्या तो थी ही। हमारे स्रोत में अमेरिका की यर्किस विद्याशाला के 40 इंच के लेंस का जिक्र है। हाँ, वो इस बात का गवाह है कि इतने बड़े कांच को संतुलित रखना कितनी बड़ी तकनीकी चुनौती है। तो मतलब हम ब्रह्मांड को देखने के लिए एक ऐसी खिड़की बना रहे थे जो अपनी ही वजन से टूट रही थी। तो फिर इसका समाधान क्या निकाला गया? समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने सोच ही पलट दी। उन्होंने लेंस हटाकर परावर्ती दूरदर्शक यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाए, जिनमें भारी लेंस की जगह अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, दर्पण में तो प्रकाश को आर पार नहीं जाना होता। बिल्कुल, इसलिए दर्पण को पीछे से लोहे या स्टील के भारी ढांचों से पूरा सहारा दिया जा सकता है। अब वजन से मुड़ने का कोई खतरा नहीं रहा, और क्योंकि प्रकाश कांच के अंदर से नहीं गुजरता, तो रंगों के बिखरने की भी समस्या खत्म। 5 मीटर व्यास का एक विशाल दर्पण लगा है। हाँ, वो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है।
और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस ढांचे के अंदर जो खगोल शास्त्री ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है वो सच में उस दर्पण के ठीक ऊपर एक छोटे से प्राइम फोकस केज या पिंजरे में बैठता है। सोचिए जरा, रात के अंधेरे में एक इंसान एक विशाल शीशे के अंदर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन हर दूरबीन में इंसान को अंदर बैठाना सुरक्षित या व्यवहारिक नहीं है, इसलिए डिजाइन में एक और शानदार बदलाव किया गया, जिसे कैसे ग्रेन दूरदर्शक डिजाइन कहते हैं। ये कैसे काम करता है? इसमें प्रकाश सबसे पहले एक बड़े प्राथमिक अवतल दर्पण से टकराता है, वहां से परावर्तित होकर वापस ऊपर जाता है, जहां एक छोटा द्वितीयक उत्तल दर्पण रखा होता है। तो प्रकाश फिर से नीचे की तरफ धकेला जाता है। हाँ, लेकिन इस बार वो प्राथमिक दर्पण के बीचों बीच बने एक छेद से गुजरकर बाहर निकलता है, जहां सेंसर लगे होते हैं। अच्छा, तो प्रकाश दूरबीन के अंदर ही 2 बार सफर कर लेता है। इससे तो छोटे से आकार में भी बहुत लंबी फोकस दूरी मिल जाती होगी। बिल्कुल सटीक। और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा दूरदर्शक जो कवलूर में है, वो 2.34 मीटर व्यास का एक कैसेग्रीन दूरदर्शक ही है। वाह! और अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो हवाई के के दूरदर्शक का युग में भी इसी तकनीक का चरम रूप है। वहां 10 मीटर व्यास के दर्पण सुदूर ब्रह्मांड की पुरानी रोशनी कैद कर रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ है कि प्रकाश का सतहों से टकराकर मुड़ना या पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एकदम सही। इन्हीं बुनियादी नियमों ने हमें आज के तकनीकी युग में ला खड़ा किया है। आज हम हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हैं, बिना चीर फाड़ के बीमारियों का पता लगा रहे हैं और करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं को देख पा रहे हैं। विज्ञान ने बस एक प्रकाश की किरण को लिया और उसे ब्रह्मांड को पढ़ने की भाषा बना दी। बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने। और इस पूरी यात्रा के बाद हमारे श्रोता के विचारणीय विषय सेक्शन से एक बहुत ही हैरान करने वाला विचार सामने आता है, जो श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। वो क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक उत्तल लेंस है और वो किसी वस्तु का एक वास्तविक प्रतिबिंब एक सफेद पर्दे पर बना रहा है। तस्वीर आपको साफ दिख रही है। ठीक है, पर्दा है और तस्वीर दिख रही है। अब अगर हम अचानक उस पर्दे को वहां से हटा दें तो क्या वो प्रतिबिंब अभी भी हवा में मौजूद है? सामान्य सोच तो यही कहेगी कि पर्दा नहीं है तो तस्वीर कैसे? लेकिन विज्ञान कहता है हाँ, वो प्रतिबिंब अभी भी वहीं है। पर्दे के बिना भी प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष में उस बिंदु पर अभिसरित होकर फिर आगे फैल रही हैं। हालांकि हम उसे बिना पर्दे के सीधे नहीं देख पाते, लेकिन वो चित्र, वो इमेज शून्य हवा में वहीं तैर रही है। मतलब उसे अस्तित्व में रहने के लिए किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। पर्दा तो बस हमारी आंखों के लिए एक जरिया है। बिल्कुल। हमारे आसपास के खाली अंतरिक्ष में प्रकाश की न जाने कितनी अदृश्य आकृतियां तैर रही हैं, जिन्हें बस पकड़े जाने का इंतजार है। हवा में तैरता हुआ वो अदृश्य चित्र सच में ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारे इर्द गिर्द और भी कितना कुछ मौजूद है जिसे हम देख नहीं पाते। ये विज्ञान का ही काम है कि वो इस अदृश्य को दृश्य बनाए। तो इसी गहरे और दार्शनिक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्रकाश के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।